आज सुबह से ही बार बार मुझसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि कौन बनेगा वजीर आजम। ये कोई गेम शो नहीं है। हमने इसको शायद गेम शो बनाया हुआ है, पाकिस्तान में खेल बनाया हुआ है कि कभी एक को सिलेक्ट करते हैं, कभी दूसरे को सिलेक्ट करते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर की सिलेक्शन पहले तो होनी नहीं चाहिए उन लोगों के हाथों में जो पहले भी गलती कर चुके हैं। लेकिन अगर सारे ही लोग मुत्तफिक हैं कि करने दें, बस -1 करें, यहां तक कि वजीर आजम साहब की, लाडले वजीर आजम साहब की जो तकरीर लिख रहे हैं वो भी लिख रहे हैं कि -1 का जिक्र कर ही डालें। जो भी वैसे तकरीर लिख रहा है उसकी भी सिलेक्शन बड़ी गलत है। पहले तो लाडले वजीर आजम ने ऐसी काबीना सिलेक्ट की, उसके बाद ऐसे इर्द गिर्द खतरनाक लोग रखे, ऐसे दोस्त सिलेक्ट किए। अब ये जो स्पीच राइटर सिलेक्ट किया है और जो ट्विटर राइटर सिलेक्ट किया है वो भी सिलेक्शन बड़ी पोर है। -1 कहलवाने पे आपको किसने मजबूर किया? और अगर हम ये मान लें कि आप स्पीच राइटर इस्तेमाल नहीं करते या स्पीच राइटर की सुनते नहीं, फिलबदी बोलते हैं, तो फिर आपको ये किसने सलाह मशवरा दिया कि आप स्पीच में कहें कि वजीर आजम कौम का बाप होता है? अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ये बड़ी एक फ्लॉड स्टेटमेंट है, लेकिन आपकी उर्दू पे पहले ही बड़े एतराजात हो चुके हैं। और जब आप बिलावल भुट्टो की उर्दू का मजाक उड़ाते हैं तो फिर अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए, क्योंकि एक वजीर आजम को क्या ये जेब देता है कि वो असेंबली में खड़े होकर ऐसा जुमला बोले, इन अल्फाज का चुनाव करे कि मैं तो कौम का बाप हूं? मेरा ख्याल है और भी बहुत बेहतर तरीके हैं यही बात करने की। लेकिन अगेन स्पीच राइटर आप ही ने शायद सेलेक्ट किया है। अब ये -1 के बारे में लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि हु डू यू थिंक विल रिप्लेस इमरान? मैं तो कहती हूँ इमरान इज इरिप्लेसेबल। इमरान जिस तरह से पपेट बन के रहे हैं उनको कौन रिप्लेस कर सकता है? सभी प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं। मेरा ख्याल है पाकिस्तान का मसला ही रहा है ये कि हर कोई शख्स वजीर आजम बनना चाहता है, सीधा वजीर आजम बनना चाहता है। जिंदगी में शायद 2 पैसे भी ना कमाए हों, लेकिन वजीर आजम बनना चाहता है। लेकिन अब जो नाम चल रहे हैं उनमें मेरी एक गुजारिश है। देखिए, जब इंसान शादी करता है तो उसमें गलत चुनाव अगर कर ले तो तरीके हैं, तलाक हो सकती है, एनालमेंट हो सकती है, बहुत सी तरीके हैं जान छुड़ाने के। लेकिन जब इंसान शादी में गलत फैसला करता है ना, तो वो सिर्फ एक शख्स और एक खानदान इफेक्ट हो रहा होता है। मैं जाती तजर्बे से बात कर रही हूँ। लेकिन फिर भी इंसान घबरा जाता है कि मेरी तो सिलेक्शन इतनी पोर है, अब अगली बार मैं जरा कुछ लोगों से मशवरा करके सिलेक्शन कर लूं। लेकिन अगर मैं अगेन कोई गलत फैसला कर लेती हूं तो कोई बात नहीं, मेरी जिंदगी ज्यादा से ज्यादा मेरे घर वालों की जिंदगी के लिए गलत फैसला होगा। लेकिन 22 करोड़ आवाम के लिए आप इस किस्म के फैसले नहीं कर सकते। और दूसरा, आपके पास तो इंटेलिजेंस सर्विसेज हैं, दुनिया की सबसे अच्छी मायनाज इंटेलिजेंस सर्विस है। इस बार थोड़ा सा सोच लें। वजह यह है कि जो नाम गर्दिश में है उनको तो देख के ये लगता है कि आपने अपने मयार को अभी तक बदला नहीं। मयार आपका क्या है कि आपको हैंडसम दिखे। दुनिया को शायद वो बहुत बूढ़ा दिखे, बहुत झुर्रियों वाला दिखे, बाल झड़ते हुए दिखें, इतना कोई खास हैंडसम ना लगे, लेकिन आपको हैंडसम लगे। हो सकता है कि 1992 में आपको हैंडसम लगा हो और अभी तक आप उसी हैंडसमनेस के सहर में हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इस हैंडसमनेस के म्यार पे, आपके म्यार पे पूरे उतर सकते हैं। प्लीज ये गलती ना करें दोबारा। दूसरी क्वालिटी जो आप हमेशा ढूंढते हैं
या कम से कम 2018 के सिलेक्शन में देखी वो ये कि बंदा इंतहाई सुस्त हो, यानी उसको अगर कोई फाइल खोलने को कहें तो उसको 3 महीने लगे। सुस्ती, काहिली और एक पोर वर्क एथिक या नो वर्क एथिक, ये आपकी दूसरी रिक्वायरमेंट है। ऐसा भी नहीं है कि इस मयार पे 1-2 लोग पूरे ना उतरते हों, पीटीआई में तो सर्टनली है। तीसरा मयार आपका ये रहा है कि बूट पॉलिश करने की बहुत अच्छी आदत हो, बहुत तजर्बा हो, बड़े सालों से कर रहे हो, एक फोन पर जो आप कहें वो बोल दें, सोचे समझे बगैर, और किसी के लिए उठे ना उठे लेकिन आपके फोन पर छलांग मार के उठे। ये गलती भी प्लीज दोबारा ना करें। ये आपको ऑलरेडी बहुत भारी पड़ गई है, क्योंकि जो पपेट आपके पास है वो बहुत अच्छा पपेट है। अगला पपेट जो होगा थोड़ा बहुत शायद उसमें ये क्वालिटी इतनी अच्छी ना हो। ये हो गई जनाब 3 क्वालिटीज। चौथी क्वालिटी जो आपको बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है कि बस मुदाखलत ना करे, सोया रहे, मीटिंग्स में सोया रहे, सब्सिडी हो जाए, पता ना हो। मुझे याद ही नहीं है कि मीटिंग भी हुई थी। अच्छा, इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी ने दी थी, पता नहीं, मैं था नहीं था। सो ये जो बेहोशी के आलम वाले आपकी पसंद में शामिल है, ये गलती भी दोबारा हो सकती है, क्योंकि जो नाम गर्दिश में है उनमें एक नाम जो गर्दिश में है वो तो इन चारों क्वालिटीज पे ऐसे पूरे उत्तर आ रहे हैं कि मैं क्या कहूं। और अभी बोलते बोलते मुझे एक और नाम भी स्ट्राइक कर रहा है कि वो भी मतलब बहुत सख्त मुकाबला है इन 4 क्वालिटीज में। लेकिन प्लीज, क्या पता कभी सुबह 8 बजे इंटरव्यू देना ही पड़ जाए। वजीर आजम को कभी कभी ऐसा करना पड़ जाता है कि रात को 3 बजे कॉल आ जाए कि कोई इमरजेंसी है, कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज ये चौथी क्वालिटी के लिए जिसको आप शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं, प्लीज दोबारा ये गलती ना दोहराएं। 5वीं क्वालिटी, वैसे तो पाकिस्तान में इसको जोड़ तोड़ की सियासत कहते हैं, लेकिन मैं तो इसको आपस में लोगों को लड़वाने की सियासत कहती हूँ। इमरान साहब बहुत माहिर हैं, इसको कहते हैं मैकियावेलियन स्टाइल पॉलिटिक्स। लेकिन मैकियावेलियन स्टाइल पॉलिटिक्स के भी मेरा ख्याल है बहुत आगे निकल गए हैं इमरान साहब, लेकिन उनसे भी बेहतर है, एक चॉइस है। मतलब फूट जान ना पड़नी हो वहां भी फूट डालने का हुनर रखते हैं। और अगेन, एक नहीं है, 1-2 हैं, लेकिन एक बहुत अच्छे हैं। अगर उनको अपनी मर्जी का काम होता हुआ दिखाई ना दे तो वो कहते हैं कि हम किसी और का भी काम नहीं होने देंगे, ना खेड़ेंगे ते। सो ये भी 5वीं क्वालिटी है जो कि बड़ी जबरदस्त है। शॉर्टलिस्टेड नामों में एक शख्स है। उसके बाद जनाब एक क्वालिटी जो आप हमेशा, ज़ाती एतराज है इसके ऊपर, वो ये है कि मासूम सूबा जात को आप हमेशा इस्तेमाल करते हैं। जो सबसे मासूम बेचारे सूबा जात हैं, वहां से कोई बंदा उठाते हैं, नाम से, जबान से उन सूबों की तरह लगता है, लेकिन उसका किरदार उन सूबों की तरह नहीं होता। पहले भी माजी में हमारे साथ ये तजर्बे हुए हैं। नाम हमने देखे थे कि ओह ये तो इस महरूम सूबे की नुमाइंदगी आ रही है, लेकिन नुमाइंदगी सिर्फ अपने खानदान की हुई। तो प्लीज ये गलती भी ना दोहराइएगा। अगर आप गौर से सोच रहे हैं या जिन वजूहात की वजह से आप सोच रहे हैं, प्लीज ये जुल्म हम पे ना कीजिएगा। और जनाब एक और क्वालिटी है जो कि मैं पहले मेंशन कर चुकी हूं, लेकिन आने वाले दिनों में चूंकि इसके ज्यादा मुझे जाती तौर पे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो एक शख्स ऐसा भी है शॉर्टलिस्ट में जिसने ये जो पार्टी के अंदर बंटवारा करना होता है, लोगों को आपस में लड़वाना होता है, उसकी भी एक बहुत बड़ी मिसाल कायम की है कि जहां कहा गया कि इन कौमों को आपस में लड़ा दो, तो वहां भी उन्होंने डिलीवर किया है, जबरदस्त डिलीवर किया है। और जिस सूबे से उनका ताल्लुक है
ادھر تو انہوں نے ایسا زبردست لوگوں کو آپس میں لڑوایا ہے کہ اس صوبے کی معیشت پہلے ہی ڈوب گئی. تو سر مؤدبانہ گزارش ہے کہ یہ ملک جو ہے نا 22 کروڑ عوام، یہ کوئی دو لوگوں کے بیچ شادی کا رشتہ نہیں ہے. 22 کروڑ عوام ہے، ریجن میں ہم بہت امپورٹنس رکھتے ہیں، اور جو پہلے آپ سلیکشنز کر چکے ہیں، جس قوم کو، جس ملک کو آپ نے تجربہ گاہ بنایا ہوا ہے، ہم لیبارٹری ریٹس نہیں ہیں. یہ ایکسپیریمنٹ تجربہ لاڈلے وزیر اعظم کا بری طرح فیل ہوا ہے. نقصان قوم کو ہوا ہے، نقصان ہماری جوان نسل کو ہوا ہے، نقصان ہماری صنعتوں کو ہوا ہے، صنعت کاروں کو ہوا ہے، معیشت کو ہوا ہے، انٹرنیشنل امیج کو ہوا ہے، لیکن آپ کو بھی ہوا ہے، سلیکٹرز کو بھی ہوا ہے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ ایک اور سلیکشن کے بعد پھر آپ پہ انگلیاں اٹھائی جائیں، آپ کی تعظیم اور وقار کے خلاف نعرے بلند کیے جائیں؟ کیونکہ ہمارا جو مسئلہ ہے نا، وہ ہینڈسم کپتان سے نہیں تھا، کبھی بھی نہیں تھا. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ ملک جس میں ہم اوورسیز پاکستانی باہر جو بھی کمائیں، قبریں بھی ہماری پاکستان میں ہوتی ہیں، مکان بھی ہمارے پاکستان میں ہوتے ہیں، جو پیسہ ہم کماتے ہیں وہ بھی ہم پاکستان میں لگاتے ہیں، اور اپنے بچوں کو ادھر انگریزی تعلیم، انگریزی معاشرے کے باوجود پاکستانی اور پاکستان سے محبت کرنا سکھاتے ہیں. ہمارے گھر میں پاکستانی تہذیب، پاکستانی کھانے، پاکستانی زبان بولی جاتی ہے. مجھ جیسا ویسٹرنائزڈ اور پروگریسو انسان بھی، میرے بچے بھی، تینوں باقی اوورسیز پاکستانیز کی طرح فلوئنٹ اردو بولتے ہیں، پاکستان کو یاد کرتے ہیں، پاکستان سے بڑی محبت کرتے ہیں. اور ان کو بھی جب پاکستانی سیاست اور پاکستانی مستقبل کی بات ہوتی ہے تو غصہ آتا ہے کہ مت بات کریں پاکستانی سیاست کے بارے میں، مت بات کریں پاکستان کے بہتر مستقبل کے لیے. وہ دیکھیں وہاں تو ایسے ایسے لوگوں کو وزارت عظمیٰ پہ بٹھا لیا جاتا ہے. ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ہم کو تکلیف تو ہوتی ہے. یہ اوورسیز پاکستانیز ہیں جو آپ کو فورن ریمیٹنسز بھیجتے ہیں، جنہوں نے آپ کی ہر ڈیمانڈ پہ لبیک کہی. جنگ کی حالت ہو، ڈیمز بنانے ہوں، اپنے گھر چھوڑ کے یہاں آنا ہو ڈیمز کی خاطر، چندہ جمع کرنا ہو، اوورسیز پاکستانیز نے ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے. اس لیے ہمیں حق ہے بولنے کا، خفا ہونے کا، کنسرنڈ ہونے کا. اسی طرح 22 کروڑ ہمارے بھائی بہن اور بچے جو پاکستان میں ہیں، وہ بے آواز ہیں، وہ لاچار ہیں، اور ان کے ساتھ بہت تجربے ہو گئے ہیں. اگر پاکستان کے ساتھ یہ تجربے نہ ہوتے تو میرے بہت سے بھائی آج پاکستان واپس آ چکے ہوتے، رہنا چاہتے ہیں. اگر بات ان ہاؤس کی ہو ہی رہی ہے تو طنز اور مزاح کے علاوہ میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ میں دیکھ سکتی ہوں کہ ان ڈارک ٹائمز میں بھی ایک دو، شاید میرے نزدیک تو شاید ایک ہی شخص ہے جو ایم شور آپ کو بھی دکھائی دے رہے ہوں گے، جنہوں نے سخت وقت جب پاکستان پہ آیا سیاسی طور پر، جمہوری طور پر، تب بھی انہوں نے اپنی گریس، اپنی کلاس، اپنی سیاست کو، اپنی پرنسپلز کو کمپرومائز نہیں کیا، اور اکراس دا پارٹیز ان کی بہت عزت ہے. اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے، معیشت کو بچانا ہے، بقا کو بچانا ہے، اچھی طرح سے پروٹیکٹڈ رکھنا ہے، تو اچھی لوگ ہیں، لیکن جو شارٹ لسٹ آپ نے بنائی ہے، جو کہ آپ ہی کے کچھ کالم نگار سرکولیٹ کر رہے ہیں، ان میں ان کا نام نہیں ہے. جس شخص کا میں سوچ رہی ہوں، اگر آپ پاکستان سے محبت کرتے ہیں
तो आप उस शख्स का इंतखाब करेंगे। अगर आप दोबारा तजर्बा करना चाहते हैं तो फिर हैंडसम कप्तान, ना अहले आज़म की तरह ही का कोई और सिलेक्ट करेंगे। वो ही लोग सिलेक्ट करेंगे जो उनके पास, उनके पीछे बैठे हुए हैं और उनकी तरह ही इनकॉम्पिटेंट, इनकंसिडरेट, बदतमीज, कैलस और नाअहल है। अल्लाह पाकिस्तान के मुस्तकबिल की भी हिफाजत करे और पाकिस्तान से जुड़े हुए तमाम लोगों को, वो जो पाकिस्तान में मुकीम हैं और वो जो बाहर हैं, सबको तौफीक दे कि पाकिस्तान के हक में बेहतरीन फैसले कर सकें। आमीन।